हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इससे पहले ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है। नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसका मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है एक टॉपिक से संबंधित है। यदि मान लेते हैं कि पीछे के ये तो 8वां आपका वीडियो है, इससे पहले के 7 टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है। यदि आपको 7 टॉपिक नहीं पता है तो ये टॉपिक समझने में आपको मुश्किल होगी, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो समझिएगा, एक एक बात को मैं छोटी छोटी बातों को भी बताऊँगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। समझ लेते हैं द्वितीय नियम क्या कहता है। हम कहेंगे इस नियम के अनुसार, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय, कोई भी विलगित निकाय है तो किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाती है, ठीक है। यही इसमें बताया गया कि कोई भी विलगित निकाय है, ठीक है, कोई भी विलगित निकाय है तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है और अधिकतम तक पहुंच जाती है। वही बात हम कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाती है। यही है इस नियम में, ठीक है। या इसी को हम छोटे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि अतः किसी विलगित निकाय का एंट्रोपी सदैव धनात्मक होता है। तो ये बात आप समझ के होंगे, ये नियम में आपको इतना ही लिखना है। बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रहे होगी। आपको क्या कर रहा होगा दिक्कत, यहाँ पे कहेंगे सर विलगित निकाय क्या है, ठीक है। दूसरा आपको दिक्कत कर रहा होगा कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी बढ़ रहा है तो एंट्रोपी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रही होंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो निकाय है ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, जो एंट्रोपी है ये भी हमने पढ़ा दिया है। तो समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वैसे तो आपको ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। निकाय को इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें सभी उसी तरीके से, उसी पालन में, सिस्टम में उसी तरीके से, जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उसी तरीके से चलना होता है, ठीक है। एक नियम होता है। तो निकाय आप पढ़ लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। जहां तक वही बात कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में या किसी सिस्टम में जो एंट्रोपी होता है वो बढ़ता है। एंट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम है तो किसी भी निकाय में जो अव्यवस्था का माप होता है, मतलब किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था का जो माप होता है उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं। अव्यवस्था का मतलब यह है कि जैसे आर्मी का बटालियन है, तो आर्मी का बटालियन यदि कहीं जा रहा है तो वो एक सीक्वेंस पैटर्न में, एक सीक्वेंस लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। अब मेला आपने देखा है, मेले में कितना सारे आदमी हैं तो वो कैसे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, तो उनमें अव्यवस्था अधिक है, ठीक है। और जो बटालियन है आर्मी का उसमें अव्यवस्था क्या है, कम है। समझ पा रहे हैं, वो एक सीक्वेंस पैटर्न में है। और जो मेला है उसमें कोई भी अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई किधर जा रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि किसी सिस्टम, मान लेते हैं कोई मेला है तो वो सिस्टम है, तो किसी सिस्टम के अव्यवस्था के माप को कि उस मेले में, उस सिस्टम में कितनी अव्यवस्थाएं हैं, अधिक हैं या कम है, ठीक है। तो अव्यवस्था का जो माप होता है वही एंट्रोपी कहलाता है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी विलगित निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है, मतलब कि उस निकाय में जब एंट्रोपी बढ़ रहा है तो अव्यवस्था भी अधिक होगा, तभी तो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया कि किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी बढ़ता है तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाता है। कौन? एंट्रोपी पहुंच जाता है। इसका मतलब जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा मतलब कि धनात्मक ही होगा ना। तो वही बात सिंपल में यहाँ पे कह दिया गया है, अतः किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी सदैव धनात्मक होती है। जो द्वितीय नियम है इसमें एंट्रोपी का जो मान होगा वो सदैव धनात्मक होगा। यही बात आपको लिख देना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको पीछे का टॉपिक यदि नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको समझ में आ जाए।
यदि समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं खास कर कहूँगा निकाय और एंट्रोपी को पढ़ लीजिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आप YouTube पे लिखिएगा एंट्रोपी ब्रदर्स स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ गए। आते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी हम समझ लेते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा यही समझना है। यहाँ पे भी कहा गया कि इस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर सभी पूर्णतः क्रिस्टल एंट्रोपी, पूर्णतः क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होता है, क्योंकि सभी कण अव्यवस्था में मतलब पूर्णतः व्यवस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको भी थोड़ा सा समझना होगा। देखिए यहाँ पे एक आया है परम शून्य ताप, ठीक है। दूसरा एक और आया है कि क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ पे आया है तीसरा एंट्रोपी शून्य होता है, ठीक है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस नियम के अनुसार परम ताप शून्य पर, मतलब परम ताप पर क्या लिखा गया है, परम शून्य ताप पर सभी पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस एंट्रोपी, क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होता है। मतलब आप समझेंगे तो परम ताप का मतलब होता है ना जहां पर ताप का मान शून्य हो। सिंपल वे में समझ चाहिए, जहां पे ताप का मान शून्य हो, ठीक है, उसे हम परम ताप कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं आपसे कहूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस में जैसे कि मान लेते हैं द्रव है, ये समझिएगा, ये मान लेते हैं द्रव है, ये एक बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है। तो द्रव के कण क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर पर होंगे, कहीं कोई होगा, कहीं इधर होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इस तरीके से द्रव के कण होंगे। तो देखिए ये एक सीक्वेंस पैटर्न में है नहीं है, ठीक है। परंतु जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, मान लेते हैं एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो इसके जो कण होंगे ना वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। मतलब इनमें क्या होगा, एक सीक्वेंस पैटर्न होगा, एक जैसे ही, मतलब ये सभी इस तरीके से लगे हुए होंगे। बात समझ में आ रही है। तो बताइए इसमें अव्यवस्था, इसमें वही बात कहा गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में एंट्रोपी शून्य होता है। एंट्रोपी शून्य कब होगा, जब इसमें अव्यवस्था बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। तो देख रहे हैं इनके कणों में अव्यवस्था नहीं है, मतलब इनके कण क्या है, व्यवस्थित है, अव्यवस्था नहीं है। इसमें अव्यवस्था है, तो जहाँ पे अव्यवस्था रहेगा वहाँ पे एंट्रोपी भी बढ़ेगा, परंतु जहाँ पे व्यवस्थित रूप में कण है तो वहाँ पे एंट्रोपी घटेगा ना। तो यहाँ पे यही बताया गया कि परम ताप शून्य पर, परम ताप शून्य पर सभी पूर्णतः क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे एक और बात लिखा गया है, सभी पूर्णतः क्रिस्टल, मतलब पूर्ण रूप से वो क्रिस्टल में बदल गए हैं, तो पूर्णतः क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होता है। तो जब पूर्णतः क्रिस्टल हो जाएंगे तो उनकी जो कण होंगे वो एक व्यवस्थित पैटर्न में होंगे, और जब व्यवस्थित पैटर्न में होंगे तो उनकी एंट्रोपी शून्य ही होगा। समझ में आ रहा है। तो वही बात कहा गया कि परम ताप शून्य पर, मतलब ताप जहाँ पर शून्य है, जब इसको गर्म करेंगे तब ना इसके कण गति करने लगेंगे, परंतु नहीं कर रहे हैं तब तक तो इसके कण एक सीक्वेंस पैटर्न में ही है। तो वही बात कहा गया कि इस नियम के अनुसार परम ताप शून्य पर सभी पूर्णतः क्रिस्टलों की एंट्रोपी शून्य होती है, क्योंकि सभी अवयवी कण पूर्ण व्यवस्था में होते हैं। सभी जो ये अवयवी कण हैं वो एक पूर्ण व्यवस्था में होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम, जो कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।